बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा और मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। वीकेंड के बाद वर्किंग डे का आगाज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है क्योंकि आप जहाँ रेस्ट करके अपने काम की रूटीन का आगाज़ करते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेंड से मिलना, कोलीग से मिलना, तो खुशी महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत सुस्ती फील हो रही है तो उसको बाय बाय करिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ होंगे। आप अपने जाके कोलीग से मिलेंगे, अच्छा काम कीजिए, ऑफिस वर्क जो है वो मुकम्मल कीजिए, ताकि आप जो कामयाबी चाहते हैं वो आपको मिले। लेकिन वो सुस्ती के साथ नहीं होगा, वो हैप्पी मूड के साथ होगा। हैप्पी मूड रखेंगे, सारे काम अच्छे होते जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा जिस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन टॉपिक बताने से पहले वार्डरोब का बताती हूँ। आज का जो मेरा ड्रेस है, जो मैंने वेयर किया हुआ है जनाब, ये है रोसारी बाय दानियाल का। ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है, बहुत ही यूनिक कलर, यूनिक डिज़ाइन है। आपको पता है वेडिंग सीज़न है, इवेंट्स आ रहे हैं, तो ख़वातीन की स्पेशली जो है यही कोशिश होती है अच्छे कलर, अच्छे ड्रेस हों, लेकिन डिस्काउंट के साथ वो हासिल करना चाहते हैं। तो डिस्काउंट की जब बात करते हैं, जो व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, जो सच सवेरा के व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक खसूसी डिस्काउंट है कि अगर आप कूपन कोड इनकी वेबसाइट पे जाके यूज़ करते हैं सच सवेरा, तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट लेना बहुत बड़ी बात है, तो आप जल्दी से जाएं, इनकी वेबसाइट विजिट करें, अच्छे से ड्रेस जो है वो सेलेक्ट करके 30% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, कूपन कोड सच सवेरा। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का टॉपिक जो है आपको पता है 20 नवंबर है, और 20 नवंबर की जब हम बात करते हैं, और आपने देखा होगा नवंबर में काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल डेज़ आ रहे हैं जो कि हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको बता रहे होते हैं। लेकिन 20 नवंबर जो है ये है हमारे प्यारे से बच्चों के हवाले से। उनके आज बच्चों का आज आलमी दिन जो है वो हम मना रहे हैं, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। बच्चों की जब हम बात करते हैं, देखिए बच्चा, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो किरदार साजी, उसकी बेहतरीन नशोनुमा, उसकी तरबियत का जो आगाज़ है वो माँ की गोद से शुरू हो जाता है। लेकिन आज जब हम बच्चों को देखते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी तरबियत की बात करते हैं, उनकी डाइट की बात करते हैं, ओवरऑल उनकी पूरी रूटीन को जब हम देखते हैं, तो जिस तरह पहले माएँ अपने बच्चों के डेवलपमेंट करती थी, उनकी किरदार साजी, उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत पे जब फोकस किया जाता था, आज उस तरह से अपने आप को वालिदैन ज़िम्मेदार तो ठहराते हैं कि हम बड़े ज़िम्मेदार हैं बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लैक ज़रूर कर रही होती है, जिसकी वजह से आप देखें छोटा बच्चा जो है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार है, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? एक छोटे से बच्चे को क्या टेंशन, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हद से ज़्यादा वो गुस्सा करना शुरू कर देगा, आपकी बात नहीं मानेगा, अजीब सा उसका मिजाज हो जाता है। तो यही वजह है, यही ज़रूरत महसूस होती है कि ये हम आलमी दिन भी मना रहे हैं, और इसमें ये बात भी करेंगे कि एक बच्चे को मेड के हाथ में छोड़ देना, एक बच्चे को गैजेट के सामने, स्क्रीन के सामने उसको बिठा देना, और वहीं पे उसके सामने खुराक रख देना, साथ साथ बच्चा खाता रहे और साथ साथ वो टीवी देखता रहे, तो क्या ये खुराक उसकी सेहत के लिए मुनासिब होगी? या फिर हम छोटे से बच्चे को प्ले फील्ड में जब हम उसे स्कूल भेज देते हैं, टीचर के हवाले कर देते हैं, तो क्या टीचर बच्चे को समझ पा रही है? जहाँ इतने सारे बच्चों को उसने देखना है, पेरेंट कहते हैं कि हम इतनी हैवी फीसिस एक अदारे को दे रहे हैं, तो वो बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट करेगा, एक अच्छे से बच्चे को उसकी किरदार साजी होगी, उसको पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे माशरे में किस तरह से रहना है। लेकिन जो जगह मुझे लगता है वालिदैन की है, जो जगह घर, जो चीज़ वो अपने घर, अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से सीख सकता है, अपने घर की चार दीवारी से सीखता है, वो उस तरह से बाहर नहीं सीख पाता। घर, उसके माँ बाप किस तरह से, किस लहजे में उससे बात करते हैं, एक दूसरे से किस तरह से बात करें, किस तरह के अल्फाज का चुनाव हो रहा है, ये यकीनन मैटर करती हैं ये चीज़ें। मोबाइल फ़ोन की बात करें, हम बच्चे को कहते हैं आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना, लेकिन उसके सामने खुद घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं। बच्चे को कह रहे होते हैं कि भाई आपने फास्ट फूड नहीं खाना, खुद हमें क्रेविंग हो रही होती है, हम ऑर्डर करके खा रहे होते हैं। तो जो चीज़ हम करते हैं, बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जनाब यही आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बच्चों में ये जो माशरती बुराइयाँ आ रही हैं, बच्चों की हेल्थ मुतासिर हो रही है, बच्चों की एजुकेशन मुतासिर हो रही है, ओवरऑल उनका पूरा बिहेवियर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? दिन मनाना है, लेकिन इस दिन मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस अहम टॉपिक पे, आज के अहम दिन पे
हमारी दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे हम बच्चों के हवाले से जानेंगे और बच्चों के साथ साथ बड़ों से भी वो मुखातिब रहती हैं। तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि बच्चों से रिलेटेड और साथ बड़ों का जो रोल है वो क्या है। सेहत की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डाइट की बात करें, पूरी रूटीन एक पूरे बच्चे को संभालना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, उसकी एक अच्छी परवरिश कितनी ज़रूरी है, ये हम जानेंगे। हमारी आज की पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेशतर हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप उन्हें देखते हैं, एडवाइस देती रहती हैं आपकी सेहत, आपकी हेल्थ को लेकर, डाइट प्लान आपको देती रहती हैं। जनाब हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं अनीसा सैयद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच अनीसा, आपने ज्वाइन किया। उनके साथ अगली हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हैं, जनाब ऐसी शख्सियत हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। माँ बाप की हम बात करते हैं, वालिदैन के बाद मैं हमेशा जब भी ऐसी कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आती है तो मैं यही ज़िक्र करती हूँ कि माँ बाप के बाद हमारी किरदार साजी करने वाले जो होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं। हमारे जो रोल मॉडल हैं वो यकीनन हमारे उस्ताद ही होने चाहिए, क्योंकि वो हमें पढ़ाते लिखाते, वो इस काबिल बनाते हैं। ख़ुद तो वो टीचर रहते हैं, लेकिन उनसे पढ़े हुए लोग कहाँ तक नहीं पहुँच जाते। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ी बड़ी हम पोस्टों पे जो है वो फाइज हो जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद की वजह से। तो ऐसी एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब एजुकेशनिस्ट हैं रहीला इशफाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। रहीला साहब, चूँकि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो अनीसा हम एक उस्ताद से ही आगाज़ करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का, क्योंकि बच्चों के हवाले से 20 नवंबर आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूछना मैं ये चाहूँगी, बुनियादी सवाल मेरा यही है, 20 नवंबर बच्चों के हवाले से दिन, आलमी दिन मनाने के पीछे बुनियादी मकसद क्या है? देखें, 20 नवंबर जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और अगर मैं एक शॉर्ट सी लाइन में इसका, एक जुमले में इसको कंक्लूड करूं तो चिल्ड्रंस डे का जो बेसिक थीम है वो है एवरी चाइल्ड एवरी राइट। यस, कि हर बच्चे को उसका बुनियादी हक दिया जाए। बिल्कुल। अब क्या उस हक में सिर्फ बच्चे के लिए जो सांस लेना, खाना पीना ये शामिल है? नहीं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसकी एक अच्छी परवरिश, उसको एक सेफ इन्वायरमेंट देना, उसको अच्छी तालीम देना, अच्छी न्यूट्रिशन देना, और उसके साथ साथ उसको नेशन के लिए एक कारआमद इंसान बनाना। बिल्कुल ऐसे। ये सारी चीज़ें जो हैं इट कम्स अंडर राइट ऑफ अ चाइल्ड। यस। तो हम सिर्फ ये करते हैं कि 20 नवंबर को हम कह देते हैं कि जी बस बच्चों का दिन बना दिया, लेकिन उसके बाद हम नहीं देखते। आपने अगर इर्द गिर्द सोसाइटी में देखो, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी राइट आता है बच्चे का कि टिल अपॉइंटेड एज, उस एज तक बच्चा जो है वो लेबर नहीं कर सकता। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बहुत देखा जा रहा है। इवन हम कहीं मॉल्स में या कहीं भी हम डाइन आउट कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं एज अ मेड वो काम कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमें उजागर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ हमने चिल्ड्रंस डे पे नहीं करना कि बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं कराना, या जो राइट ऑफ एजुकेशन है वो हर बच्चे का बुनियादी हक तो है, तो क्या वो हर बच्चा क्या तालीम ले रहा है? तो सिर्फ हमने सिर्फ 20 नवंबर को ये नहीं करना, इट इज़ समथिंग कि वो हमें हर दिन ही करना है। जैसे कहते हैं ना कि माँ का कोई दिन नहीं होता, लेकिन हम मदर्स डे एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, मदर को गिफ्ट दे देते हैं। इसी तरह से जो बच्चों का दिन है उसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता, लेकिन ये रखा क्यों जाता है? ताकि जो है वो एज अ रिमाइंडर हमें ये चीज़ याद रहे कि हमारी भी, फॉर एग्जांपल आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मेरी भी कोई ड्यूटी है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आता है जो अंडर प्रिविलेज्ड है और उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं उसको एक अच्छी तालीम दिलवा। याद दहानी करवाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी मेहमान ने जो है वो डिफाइन किया कि आज का दिन मनाने का बुनियादी मकसद क्या है। अनीसा, आपकी तरफ आती हूँ। डाइट की इन्होंने बात की, बच्चों का आलमी दिन मनाना, उनकी डाइट के हवाले से खुराक का ख्याल रखना, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो आजकल हम बच्चे के खाने पीने पे उस तरह से तवज्जो क्या दे पा रहे हैं? मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। पहले तो ख़ानदान जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, माँ बाप अगर बिज़ी भी होते थे तो घर में कोई ना कोई ज़रूर होता था जो बच्चों पे नज़र रखने वाला होता था, ख्याल रख रहा होता था। तो अब क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम अब कम हो गया है और माँ बाप, इकोनॉमी ऐसी आ गई है कि माँ बाप दोनों को बाहर निकल के काम करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तरबियत में भी और डाइट में भी कुछ ना कुछ कमी आई है। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर सकते बच्चों पे कि उन्होंने क्या देना है क्या नहीं देना। फिर एक बच्चों का जो लंच बॉक्स है
وہ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, بچوں کی پسند کا نہ ہو. ٹائم کی وجہ سے جو مائیں ہیں اس طرح سے توجہ نہیں, بالکل ٹائم کی وجہ سے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے, پھر آپشنس کی کمی کی وجہ سے. جو زیادہ تر آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں وہ پروسیسڈ ہوتے ہیں, الٹرا پروسیسڈ ہوتے ہیں. اگر گھر میں کوئی چیز پکانے کی بات آتی ہے تو وہ obviously وقت مانگتی ہے وہ چیز, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کمی تو آئی ہے. پہلے دسترخوان کا کانسیپٹ ہوتا تھا, بچے اگر کچھ نہیں بھی کھاتے تھے تو کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے تھے, ایک بڑوں کو چیز اپناتے ہوئے دیکھتے تھے کہ 3 وقت کا کھانا یا ٹائم پہ کھانا, وہ سب چیز بالکل ایک روٹین ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ دیکھتے تھے تو وہ سیکھ لیتے تھے. تو اب وہ بھی حساب نہیں رہا. پیرنٹس صبح کام کو جاتے ہیں, میرے خیال سے موسٹ آف دا فیملی صرف ایک ہی کھانا ساتھ کھاتی ہیں اور وہ رات کا کھانا ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کمی آئی ہے. انفیکٹ پاکستان میں 42% بچے 42% جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو جینیٹیکلی ان کی جتنی ہائٹ اور ویٹ اور جو ان کی گروتھ لیول انہوں نے ریچ کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کر نہیں پاتے کیونکہ ان کو آپٹیمم نیوٹریشن نہیں ملتی. تو اب دیکھیں 42% 50 تقریباً آدھے پاکستان آدھے کے قریب تو پہنچنے والے, یہی حالات رہے تو آدھے کے قریب ہی پہنچ جائیں. بالکل. تو اب یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ نسل در نسل جب چیز آتی ہے تو تب جا کے آخر میں یہ نمبر اتنا بڑا بنتا ہے, ایک دم سے نہیں بنتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو اکثر بچے ہیں, ٹین ایجرز ہیں, ان کی ہائٹس ہر نسل کی پچھلے سے چھوٹی ہوتی ہے. بالکل. اچھا نیسا اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بھی ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, میموری کے ایشوز آ رہے ہیں, ہائٹ کے ایشو آ رہے ہیں, ویٹ کے ایشو آ رہے ہیں, جو ایک انزائٹی ڈپریشن جیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یا پھر اوور ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے ضرور, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں 20 نومبر بچوں کے حقوق کا عالمی دن جو ہے وہ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. تو اسپیشل ہماری خصوصی یہ نشریات ہے بچوں کے حوالے سے, تاکہ بچوں کے جو رائٹس ہیں, جو حقوق ہے, ان کو اجاگر کیا جائے, آگاہ کیا جائے, اویئرنیس کریٹ کی جائے اور بتایا جائے کہ ہر بچے کا, ہر انسان کا ان کے کچھ بنیادی رائٹس ہوتے ہیں جو کہ جاننا, انہیں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی پہ بات کریں. آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی رحیلہ. گھروں میں بچوں کے اوپر تشدد کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر ان پہ نہیں تو ان کے سامنے جو فیملیز میں آپس میں جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے پیرنٹس کے دوران یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بچوں کی جو نشو و نما ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں بچوں پہ نا بہت بڑا اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے, اور ود دا پیسیج آف ٹائم جب بچے وہ چیز روٹین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں وہ باہر جا کے اس چیز کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں پارٹ. اس کے بعد وہ چیز اپنے اسکول میں اپنے پیئرس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو لڑائی جھگڑا یا سم ٹائمز ہوتا ہے آپ کی مدرز یا آپ کے فادرز آپ کو سنپ کرتے ہیں ایٹ دا ویری ارلی ایج, تو پھر بچہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ چیز اس کو سمجھتا ہے وہ چیز اچھی ہے, وہی چیز جا کے وہ بچہ جو ہے, آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کہ سم ٹائمز اگر مدر جو ہیں وہ گھر کی میڈ کو سنپ کر رہی ہیں تو کچھ دن بعد یا تھوڑے ٹائم بعد وہی بچہ اپنی میڈ کو سنپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو صحیح غلط کا بھی فرق نہیں پتا ہوتا. تو گھر کی انوائرمنٹ ہو گئی, یا اسپیشلی یہ رول جو ہے یہ پیرنٹس کا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا ماں کی گود سے جو ہے وہ بیسک تعلیم سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو جب بچہ یہ چیز دیکھ رہے اپنی ماں کو کرتے ہوئے یا فادر کو کرتے ہوئے, سم ٹائمز ہوتا ہے کال آتی ہے, فادر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں, ایک بڑی جنرل ایگزامپل ہے, کامن ایگزامپل. تو بچہ وہ چیز سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یا فادرز ہوتے ہیں بچے کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہیں, تو یہ ایسی کچھ بہت بیسک تھنگس ہوتی ہیں, بچہ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے, وہی چیز جا کے جو ہے وہ پھر امپلیمنٹ کرتا ہے آؤٹ سائڈ آف دا ہوم. ایز بینگ این ایجوکیشنسٹ ہمارے پاس اگر ایک کلاس روم میں فار ایگزامپل 20 بچے ہیں تو وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہیں. ایسے ان میں کچھ بچے جو ہیں دے آر ویری ڈسپلنڈ فرام دیئر یونیفارم ٹو دیئر وے آف ٹاکنگ اینڈ ایوری تھنگ, اور کچھ بچے جو ہیں ہمیں فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کے گھر کی انوائرمنٹ کیا ہے. تو بچے کو ایک سیف ہیلدی انوائرمنٹ دینا, دیٹ از دا مورل ڈیوٹی آف اے پیرنٹ. اور اگر جیسے آپ نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا, مدرز جو ہیں اگر وہ موبائلس پہ لگی ہوئی ہیں تو یا میٹس کے حوالے کر رہی ہیں, تو پھر کیا سیکھا بچے نے. تو دیٹ از اے ٹائم. بچی جو بھی آپ نے گھر میں ملازمہ رکھی ہے وہ خود تعلیم یافتہ نہیں ہے, تو وہ آپ کے بچے کی کیا کردار سازی کرے گی؟
आप बेशक रखें मेड्स, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी आप बेशक रखें, लेकिन फिर आप बच्चे को अपने सामने रखें, अपनी नज़र के सामने रखें कि वो मेड उसको क्या चीज़ सिखा रही है या उसको क्या खिला रही है, किस तरह से बात कर रही है, लहजा उसका क्या है, लहजा कैसा है, और अच्छे बुरे की, ताकि आप नज़र भी रख सकें कि क्या आपका बच्चा अच्छी चीज़ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। तो बेसिक चीज़ घर से स्टार्ट होती है। फिर सेकंड पे आ जाती है बच्चे की स्कूलिंग। क्यों कहा गया, हमारे तो इस्लाम में ये चीज़ है कि जो उस्ताद है वो आपका रूहानी वालिदैन है, उस्ताद आपके रूहानी वालिदैन है, क्योंकि उस्ताद कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता। बिल्कुल ऐसे। और देखा जाए तो जैसे आपने भी कहा, बड़े बड़े आज जो शोबों पे लोग हैं, रुतबों पे लोग हैं, वो अपने टीचर की वजह से हैं। ठीक हो गया, एक स्टेटस पे जब आप पहुंचते हैं, ऐसा ही है। और हज़रत अली का कॉल भी है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया, बिल्कुल मुझे उसने अपना गुलाम बना लिया। तो ये चीज़, उसके बाद टीचर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अब टीचर पे फिर है कि वो अगर क्लास में 20-30 बच्चे लेके चल रही है तो वो हर बच्चे की साइकी समझ सकती है, लेकिन अब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि क्या वो इतनी प्रोफेशनल है। हाँ। आजकल हमारी सोसाइटी में, सॉरी टू से, इतने डेडिकेटेड टीचर्स आ नहीं रहे। यही बात। फॉर एग्जांपल मैंने किया, चलो मेरी ग्रेजुएशन हुई, मेरी शादी में 10 दिन है, चलो जी कहीं जॉब कर लेते हैं, 10 दिन टीचिंग कर लेती हूँ, हाँ कुछ कमा के ले आऊंगी। तो अगर ये आपकी एक माइंड में सोच होगी तो फिर आप क्या करें? तो फिर आप उस कौम के जो है ना मामार, उनसे जो है या क्या तवक्को लगा सकते हैं, क्या उम्मीद रखेंगे, उम्मीद रख सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिक होती है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मेरे पास जब एक कोई हायरिंग के लिए भी कोई स्टाफ आता है तो मैं पूछती हूँ कि एटलीस्ट आपने कितना अर्सा मेरे साथ चलना है। तो अब तो हमने प्रॉपर बाय चांस हो रहा है या बाय चॉइस आप टीचर बन रही हैं? कि अगर तो आपका बाय चांस है ना, तो फिर तो ये है कि उन्होंने 10 दिन आधा 1 महीना लगा के तो वो गए, 1 मंथ की पे ले ली, चलो जी मेरा शादी की ये चीज़ बन जाएगी, हो गई। तो फिर ऐसे बच्चे, ऐसी जो बच्चियाँ आ रही हैं वो फिर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेलती हैं। तो हमें जो है, क्योंकि देखें हमारी आने वाली नेशन है, इन्होंने जो है हमारी जो फाउंडेशन बनानी है, तो हमें ये चीज़ भी बड़ी सिलेक्टिव इस चीज़ को देखना होता है। अब जहाँ तक आगे बच्चे, चिल्ड्रंस डे तो है ही, लेकिन हमें मेन चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए, हमें बच्चों की मासूमियत नहीं छीननी चाहिए। हमें उनकी मासूमियत हम कैसे छीन रहे हैं, उनको गैजेट दे के। आजकल रील्स इतनी कॉमन हुई हुई हैं, ठीक हो गया, बच्चे रील्स देखना शुरू कर देते हैं, तो वो उससे क्या चीज़ इम्पैक्ट ले रहे हैं। तो वो बात है ना कि आपको हर कदम पे जो है यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। अब जो दौर है, मुझे लगता है आपको हर कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, मासूम हैं। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिस सांचे में ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। अच्छी चीज़ सिखाएंगे वही चीज़ थ्रू आउट चलेगी। तो घर में अगर आप ने नमाज रोज़े का इंतज़ाम रखा हुआ है, एक दूसरे से आप जनाब करके बात करें, आपका बच्चा वही करेगा। तो अगर आप घर में ही तुम कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वो आपके बच्चे में विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपिक्ट होता रहेगा। बड़े हो जाते हैं, माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे ने पता नहीं, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। तो ये चीज़ आप देखिए, आपने कहीं से स्टार्ट वो की है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसा तो नहीं बच्चा खुद से तो कोई ऐसी छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल में 11-12 साल के होते हैं, पेरेंट्स ने उनको बाइक लेके दी है। या मैं जब स्कूल, घर से स्कूल की तरफ ड्राइव करके जा रही होती हूँ तो शॉप के पास बॉयज़ खड़े होते हैं बहुत यंग एज के, और वो दे आर स्मोकिंग। तो देखें ये कहीं से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है ना, हमने कहीं पे तो अपने बच्चों को जो है वो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अनीसा, आपकी तरफ आती हूँ, बच्चों की ग़िज़ाई जो ज़रूरियात है वो किस तरह से पूरी की जाए, क्योंकि गैजेट्स के सामने हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, या फिर मार्केट जंक फूड, फास्ट फूड पे हमने बच्चों को लगा दिया है, अजीब सा टेस्ट हमने डेवलप कर दिया, लेकिन जो उनकी उस वक्त बॉडी की नीड है, जो ज़रूरत है, वो कुछ मुख्तलिफ है। तो कैसे इस ज़रूरत को पूरा किया जाए? ये समझने की बात है कि बच्चे जो होते हैं ना वो ग्रोइंग एज में होते हैं, और ग्रोइंग एज में न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिर्फ बच्चे की जिस्म को सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए कि रोटी खा ली और बस एनर्जी मिल गई, उसको सब्जियां भी खानी है, उसको फल भी खाने हैं, उसको गोश्त भी चाहिए, उसको मछली भी चाहिए, उसको अंडे भी चाहिए, हर चीज़ उसको नट्स चाहिए। उस बच्चे को, एक बच्चे को हर चीज़ चाहिए, ठीक है, और सब कुछ देना चाहिए बच्चों को, सवाए जंक फूड के, सवाए इंडस्ट्री से गुजरी हुई चीज़ों के, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के। अब एक चीज़ में यह आती है कि वीनिंग का प्रोसेस होता है, बच्चा जब माँ के दूध से छूट रहा होता है और फूड पे आ रहा होता है, तो उस वक्त उसको पता नहीं होता कि उसने सिर्फ माँ का दूध चखा होता है और कोई चीज़ नहीं चखी होती। तो माँ के पास वो एक बेहतरीन टाइम होता है उसको
एक अच्छी डाइट का पैलेट उसका आदी करने का, तो वो उस टाइम पे उसको आदी कर सकती है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने बच्चों को कबाब बना के दें, आप उसको वो खिलाया करें, मतलब बर्गर फॉर्म में ही, लेकिन घर के बने हुए कबाब हो, सलाद पत्ता हो, टमाटर वगैरह हो, तो वो अच्छा वेजिटेबल का पोर्शन भी हो जाता है, कबाब वगैरह भी हो जाता है। फिश दें बच्चों को, नट्स दें बच्चों के लिए, आयोडीन, विटामिन ई और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीज़ें अंडों में होती हैं, फिश में होती है, सी फूड में होती है और गोश्त में होती है। विटामिन डी, और पाकिस्तानी बच्चों में जिंक की बहुत कमी है, विटामिन डी और जिंक की बहुत कमी है। जिंक बच्चों की समाजी और नफ्सियाती नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है बच्चों की। अगर जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बच्चों में अब बच्चों में भी आ रही हैं। ADHD, उनकी अगर ये ग़िज़ाई ज़रूरत जो है ये पूरी नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से इश्यूज़ क्या क्रिएट हो रहे हैं बच्चों में? इनमें इश्यूज़ एक तो चिड़चिड़ापन, क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे, तो उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है इससे। बच्चे आजकल ADHD, ऑटिज़म, ये चीज़ें बच्चों में आ रही हैं, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनकी मेडिकल रीजंस भी होती हैं, लेकिन इसका बहुत गहरा ताल्लुक डाइट और लाइफस्टाइल से होता है, स्लीप स्केड्यूल से होता है। क्योंकि आपने देखा आजकल बच्चे 12 बजे से पहले नहीं सोते। एक वक्त होता था कि 9 बजे लाइट्स बंद हो जाती होती थी घरों की, हम खुद सो जाते थे। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो वो आपका जो डीप स्लीप का प्राइम टाइम होता है वो आप क्रॉस कर लेते हैं। और बच्चों के लिए तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। नींद के दौरान आपके बॉडी में तोड़ फोड़ होती है और नई चीज़ें बनती हैं, नए सेल्स बनते हैं, जो कि अगले दिन आपको ज़रूरत होती है, रीजनरेशन होती है चीज़ों की, तो वो आपको ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों की। बच्चों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और फिर बच्चों में आजकल कॉन्स्टिपेशन के बहुत मसले आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि हमने गैजेट्स के सामने बिठा दिया है ना, हमने कोई उनको खेलने कूदने का कोई मौका दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केसेस जो एक ज़माने में सिर्फ बूढ़ों को हुआ करते थे, और वो भी इसलिए क्योंकि वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो चल फिर नहीं सकते थे। अब वो चीज़ें बच्चों में आ रही हैं। तो ये तो कभी देखा ना सुना, तो ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि बच्चे एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, दूसरा फाइबर नहीं लेते। फाइबर सब्जियों में होता है, तो सब्जियां ये चीज़ बहुत सुनने में आई है कि मेरा बच्चा तो सब्जी नहीं खाता, फल नहीं खाता, उससे ये चीज़ें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसका टेस्ट डेवलप नहीं करवाया ना। आपने आते ही जैसे उसने कुछ खाना शुरू किया। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है महविश के बच्चे वो करते हैं जो वो देख रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी और उसने यही सवाल किया कि मैं अपने बच्चे की परवरिश किस तरह करूं, किस उम्र तक करूं। और उन्होंने उससे उम्र पूछी तो 7 साल के लगभग करीब थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी तरबियत की उम्र अब वो निकल चुकी है जब उसने सीखना था। तो बच्चे विजुअल, जब बच्चा बोल नहीं सकता, छोटा होता है, तो वो देख रहा होता है, वो सब कुछ कंज्यूम कर रहा होता है। तो माँ बाप जो कर रहे होते हैं वही वो करता है। अगर माँ ने खुद कभी जिंदगी में सब्जी नहीं खाई, घर का माहौल होगा आपका बच्चा उसी तरह से परवान चढ़ेगा। नाज़रीन, ये यकीनन सोचने वाली बात है कि आजकल हमारे घरों का एनवायरनमेंट किस तरह का हो चुका है। मज़ीद भी इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करें जनाब 20 नवंबर है, बच्चों के हकूक़ आलमी दिन मना रहे हैं। बच्चों के ओवरऑल किरदार साजी पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी तरबियत पे जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। रहीला, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको फ़ैसला साजी का हक़ देना किस कदर ज़रूरी समझती हैं आप? बहुत ज़रूरी है ये, और ये हमें अर्ली एज में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मदर है, बच्चे का ड्रेस चेंज करना है अभी, तो समटाइम्स होते हैं जब बच्चे ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल के होते हैं ना, बिलो 5 years बट अबव 3 years, तो उनमें ना अपनी आ जाती है सेंस ऑफ चॉइस कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा कलर मुझे पसंद है। तो उस पर इफ़ अब चाइल्ड इज सेइंग कि मम्मा मुझे ये ब्लू जैकेट पहनाएं, और माँ के नहीं तुमने ये वाली स्वेटर और ये वाले शूज़ पहनने हैं, तो वहाँ पे फिर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। वाई नॉट के मदर जो हैं वो बच्चे की भी जो चीज़ है उसका पसंद का ख्याल रखें। तो ये फैसला करना और डिसीजन मेकिंग, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो माँ अदा करती है। बिल्कुल, माँ की ही ये जिम्मेदारी है कि बच्चे का डिसीजन तो वो देखें, लेकिन उसे साथ अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखाएं। फॉर एग्जांपल अब विंटर्स हैं, लेकिन अगर मेरा बेटा कह रहा है कि मैंने जो है वो टी शर्ट पहननी है, उसको वही पहनना है, तो फिर दैट इज़ द रॉन्ग डिसीजन।
تو وہ پھر بچے کو سکھانا میرا کام ہے. تو یہ اگر ہم بچے کو اس کی فیصلہ سازی پہ یہ حق نہیں دے رہے تو آگے چل کے یہ چیزیں وہ پھر بچہ چھپائے گا. وہ چیز جو ہے بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے چھپائے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا, کیونکہ ایک تو اسے پتا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ مجھے سنب کریں گے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے تو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے, میں جو بھی کہہ لوں ماما پاپا نے ماننا نہیں ہے, میرے فیصلے کے اگینسٹ جائیں گے تو میں ڈسکس نہیں کرتا, تو دے ول اسٹارٹ ہائڈنگ تھنگس فرام دا پیرنٹس. اب آئی ہیو سین پیرنٹس کے دونوں پیرنٹس, دیکھیں آج کل کی سوسائٹی ایسی ہے کہ ٹو میک بوتھ ہینڈس میٹ بوتھ دا پیرنٹس آر ورکنگ. تو اگر ماں باپ دونوں ہی جا رہے ہیں جاب پہ اور بچہ جو ہے یا میڈ کے ہاتھ میں ہے یا گرینڈ پیرنٹس کے پاس ہے, کسی بڑے کے پاس ہے, اور پھر پیرنٹس واپس آ رہے ہیں, جی کھانا کھا لیا, بچہ ٹیوشن سے ہو گیا, قاری سے ہو کے آ گیا, چلو جی بچہ بس سو جائے, تو وہ بچہ پھر کس سے وہ چیزیں بات کرے گا, وہ کس سے ڈسکس کرے گا؟ وائی ناٹ کہ پیرنٹس جو ہیں یہ ایٹ لیسٹ اف دے آر ورکنگ تو ایٹ لیسٹ بوتھ فادر اینڈ مدر, کیونکہ بچے کی تربیت میں دونوں کا پراپر ہاتھ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ماں ہی ہیں تو ماں ہی, یعنی کہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی پراپر وہ ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. تو اس میں جو ہے وہ وائی ناٹ کہ بچے کو کوالٹی ٹائم دیا جائے, ایٹ لیسٹ آپ ہاف آر ہی دیں, لیکن ایٹ لیسٹ یو شوڈ آسک اف دا چائلڈ از اسکول گوئنگ, پوچھیں آج پورے دن کی روٹین کیا تھی, کیا اچھا کیا, مجھے بتا آج پورے دن میں تم نے کون سی ایک اچھی نیکی کی ہے, کوانٹٹی کو نہ دیکھیں کوالٹی پہ چلے جائیں. ہاں ایسا ہی ہے, نہیں کہ پورا دن ہی بچے کے پیچھے لگے رہیں آپ, نہیں, ایٹ لیسٹ یو شوڈ گیو ہاف این آور کوالٹی ٹائم ٹو دا چائلڈ, اور اس سے پھر آپ 1-to-1 کنورسیشن کریں. آپ اپنے بچے کے ساتھ جتنا فرینڈلی رہیں گے آپ کا بچہ اچھی ایک ڈیسیژن میکنگ کر سکے گا, اور فیوچر میں when they'll grow up they will not hide things جو ہے وہ آپ سے چھپائے گے نہیں. ہاں بالکل. انیسہ آپ کی طرف آتی ہوں. موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں, مائیں بہت زیادہ مصروف ہیں, یا تو اپنے جاب میں مصروف ہیں یا پھر اپنے موبائل فون میں یا پھر ساس بہو کے سیریل دیکھنے میں انہوں نے خود کو مصروف رکھا ہوا ہے. تو اس روٹین میں کس طرح وہ بچوں کی بہتر تربیت, بہتر اس کی جو ڈائٹ ہے اس کا خیال رکھیں, کیونکہ کچن کے طرف جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگاتے ہوئے تو انہیں بہت مشکل ہو رہی ہے, لیکن اپنے گھنٹوں ویسٹ کر دیں گی وہ موبائل فون کے اوپر. تو کیسے, اب کیا اس کا آلٹرنیٹ دیتی ہیں, کس طرح یہ مینیج کیا جائے؟ ایک تو آئی تھنک پرائیورٹی بنانی پڑے گی ماؤں کو بچوں کا خیال رکھنے کی, کیونکہ مطلب مائیں بھی ایک طرح سے ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کام اگر وہ باہر جا کے کام کر رہی ہیں تو ان کو پھر کچھ می ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے, اپنے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے, لیکن ان کو پھر یہ مینیج کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے. اللہ پاک نے بولا جیسی نعمت سے نواز دیا تو اب مینیج تو کرنا پڑے گا. بالکل. اور پھر اس میں بہت رول آتا ہے, ہسبینڈس کا بہت رول آتا ہے کہ آپ رسپانسبلٹیز شیئر کر لیں. اگر ویکینڈ پہ آپ نے اپنے بچے کا لنچ باکس کی تیاری کرنی ہے تو کچھ چیزیں وہ بنا لیں, کچھ چیزیں آپ بنا لیں, کچھ کٹنگ میں ہیلپ کر دیں, کچھ شیئر کر لیں رسپانسبلٹیز. اپنی بیوی کی ہیلپ بالکل رسپانسبلٹیز شیئر کرنے سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. مرد یہ نہ فیل کرے کہ اگر وہ گھر کا کام کر رہا ہے تو وہ کم ہو گیا ہے, یا عورت یہ نہ فیل کرے کہ وہ اگر باہر کا سارا کر رہی ہے. کچھ ایسی یہ ہمارے مائنڈ سیٹ بھی بن گیا نا, ہم اس چیز کو پتہ نہیں کیوں بہت برا سمجھتے ہیں. اب تو وہ وقت ہی نہیں رہا مہوش, اب تو دونوں انسان کو دونوں جینڈرز کا کام آنا چاہیے. اب تو وہ وقت ہی نہیں رہا کہ آتا ہوگا لیکن کرنے میں تھوڑا سا ہچکچائیں گے. بالکل, کیونکہ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا سوال, ان کی صحت کا یہ سوال. بالکل. اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھول کہا ہے, اور بچوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرج, ایک شادی جیسا, ازدواجی زندگی جیسا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے, انسٹیٹیوشن بنایا ہے, تاکہ وہ گھر میں بچے اس کو پروٹیکشن ملے, سیفٹی ملے, پیار ملے, تربیت گائیڈ لائن ملے, اس کو ساری ایک چیز کا گائیڈنس ملے. تو وہ آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے اس اپرچونٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا, اور پھر آپ بچے کو دنیا میں لائے ہیں تو پھر آپ اس کا خیال رکھیں. یہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. رحیلہ آپ مجھے بتائیں, ہم نے آغاز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ چائلڈ لیبر بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو کیا ان بچوں کے حقوق کے لیے, ہم گھر میں ہمارے جو بچے ان کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو یقیناً بچے ہیں کسی کے, ان کے بھی تو حقوق ہیں, رائٹس ہیں, پڑھنے لکھنے کا, اچھا کھانے کا, پہننے کا, اچھا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنے کا. تو اس بڑھتی ہوئی چائلڈ لیبر کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہونا, لیکن عمل اس کو, میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں, ہے وہ اپنی جگہ کام تو کر رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں کر رہی.
اور یہاں پہ ہم اگر یہ کہیں نا کہ چلو جی میری ڈیوٹی نہیں ہے یہ جو اس بیورو نے کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے، اس ادارے کا کام ہے، میرا نہیں ہے. تو وائی ناٹ کہ انسٹیڈ کہ ہم کہیں کہ اجتماعی طور پہ وائی ناٹ کہ ہم انڈیویجولی کریں، انفرادی طور پہ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں چائلڈ لیبر دیکھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم اس کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں. یا اگر ہماری ویسینٹی میں ایسا کوئی گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچیاں رکھی ہوئی ہیں کام کے لیے، تو ہم ان کے لیے تو ایٹ لیسٹ دیکھ سکتے ہیں. یا ایٹ لیسٹ جو جنہوں نے ان بچوں کو آن کیا ہوا ہے ایٹ لیسٹ ہم ان سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں بات کہ کیا اس بچے کے وہاں پہ چلیں وہ رہ رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، کیا اس کے وہاں پہ بیسک رائٹس پورے ہو رہے ہیں، کیا اسے ایک اچھی خوراک مل رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال میں یا کہیں بھی گئے میں کھانا کھانے اور وہ بچی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یا کیا اس کو جو ہے ایسے کیسز روز ہم دیکھتے ہیں. ہاں ایسے ہو رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اف یو آر ایجوکیٹڈ اور اگر آپ کو ایک اچھا ایکسپوجر ہے تو آپ ایسا کام چائلڈ لیبر پہ تو آپ جائیں گے نہیں. آپ گھر میں چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ ایز اے ہیلپر ہے وہ آپ نہیں رکھیں گے. اس کے اندر بھی خواہشات ہو سکتی ہیں کیونکہ بچہ ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کے اس کا بھی دل کرے گا میرا بچپنا بھی ایسا ہو، مجھے بھی یہ چیزیں، یہ کھانا، یہ کھلونے، یہ لائف سٹائل مجھے ملے. کیونکہ یہ بیسک رائٹس ہیں بچے کے. اچھا کھانا، سیف انوائرمنٹ، بیسٹ اسکولنگ، یا ایٹ لیسٹ چائلڈ شوڈ ہیو دا ایکسیس ٹو ایجوکیشن. یہ بیسک نیڈس ہیں اور یہ پوری کرنا سب سے پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ماں باپ یہ چیز نہیں کر رہے اور اگر وہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بچہ جو ہے اس کو وہ اس چیز میں لگ جا رہا ہے تو دیٹ از آر انڈیویجول ڈیوٹی. ہم کسی پہ اگر یہ کہیں گے نا کہ اس نے یہ کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے، تو پھر ہم ایٹ لیسٹ نہیں کر پائیں گے. بہت بڑے بڑے خاندان وہ بچوں کو پریفر کرتے ہیں کام کاج کے لیے کیونکہ ان میں انرجی ہوتی ہے اور ریزنز یہ دی جاتی ہیں کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اتنا وہ نہیں کر سکتے نا، دے کانٹ سے نو، تو وہ پھر وہ کرتے رہیں گے، ہر بات مانیں گے اور اڈیپٹیبل ہوتے ہیں، آرام سے مان جاتے ہیں بات. آپ ان کو آرام سے سنب بھی کر سکتے ہیں. تو بلکہ بہت سارے فیملیز پریفر کرتے ہیں کہ بچے کام کریں، بچے چھوٹے بچے جو ہے وہ ان کے گھر میں رکھی جو ہے. اوور آل سوسائٹی کی بھی ہے جو چینج کرنی چاہیے. یقیناً اس یہ جو ایک ہم نے مت کریٹ کر دی، جو ایک ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے بچوں کو رکھیں، اس پہ ایک ایٹ لیسٹ آواز اٹھانی چاہیے. انیسہ چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ ناظرین کو بچوں کے حوالے سے اسپیشلی ڈائٹ پلان جو ہے وہ دیں. اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ میں بات کر رہی ہوں تقریباً جو 6 سے 7 سے 13-14 سال کے بچے ہیں یہ کھا سکتے ہیں آرام سے. 7-8 سال کے صبح میں آپ ان کو انڈا دیں، ضرور انڈا دیں، لازماً بالکل انڈا دیں، بے شک 2 دے دیں آپ ان کو. انڈے بوائل یا فرائی جیسے مرضی وہ کھائیں، بچے کھا سکتے ہیں. بچوں کو ابھی کوئی دل کی بیماریاں نہیں لگی، شوگر نہیں لگی. بس یہ ہے کہ آپ اس کو بچے کو سفید چینی کا عادی نہ کریں. اگر آپ اس کو چائے کا عادی نہ کریں اور اس کو سادہ دودھ دیں جو قدرتی غذا ہے، آپ اس کو اس کے ذائقے کی عادت دلائیں. انڈے دیں اس کو صبح میں، آپ اس کو سبزی بوائل کر کے اس کو میش کر کے وہ دے سکتے ہیں اچھا، اس میں نمک مرچ وغیرہ ڈال کے. اس کے بعد آپ اس کو پراٹھا دیں. انڈا پراٹھا ایک بچوں کے لیے بڑا اچھا ناشتہ ہے. دہی دے تھوڑا سا. اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرتا ہے اگر تو آپ کا بچہ اسکول گوئنگ ہے تو اس کے لیے اچھا لنچ باکس دیں. لنچ باکس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اس میں کچھ سبزی کا پورشن ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی 1/4 پراٹھا، روٹی وغیرہ وہ چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد کوئی گوشت کا چیز ہونی چاہیے، آپ اس کو بھنی ہوئی کوئی بوٹی وغیرہ دے دیں یا کچھ اس طرح سے. نٹس اس کے ضرور ہونے چاہیے بیچ میں. پھر دوپہر کا کھانا ہے، دوپہر کے کھانے میں بھی اس کے فوڈ گروپ سارے کمپلیٹ ہونے چاہیے. فروٹس شام کے وقت فروٹ ضرور دیں اور رات کے کھانے میں بھی آپ اس کو پروٹین، کارب اور دالیں وغیرہ جو پروٹین میں آتی ہیں، فیٹس، ڈیری، یہ چیز پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یقیناً آپ کے بچے کی ہیلتھ سے ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ چڑچڑےپن کا، انزائٹی، ڈپریشن یا یاداشت اچھی نہیں ہے، اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، تو یہ ایشو جو ہیں یہ تمام طریقوں ختم ہو سکتے ہیں. رحیلہ پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ بچے جو ہیں یہ بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کی معصومیت نہ چھینی جائے اور ان کو آپ پیار سے جو ہے یہ بڑی بڑی جنگیں جیت لیتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ آپ پیار سے ان کی جو ہے ان کی تربیت کی جائے، انسٹیڈ کہ ان کو غصے سے اور اس طرح سے سنپ کر کے ان کی تربیت کی جائے. وائی ناٹ کہ پیار سے آپ ان کی تربیت کریں، ان کی معصومیت نہیں چھیننی چاہیے. بالکل بالکل. انیسہ بہت شکریہ. رحیلہ آپ کا بہت شکریہ. اتنے اہم ٹاپک پہ آج وقت ہے. یقیناً ناظرین بچوں کی ہم بات کرتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ انہیں دینا ہم سب کا، ہم بڑوں کا ہی حق ہے کیونکہ بچے کو تو اس طرح نہیں پتہ، لیکن ہمیں تو ایٹ لیسٹ پتہ ہے کہ بچے کی کیا ضروریات ہے، کس طرح سے اسے ایک اچھا لائف سٹائل دینا ہے، ایک اچھی تربیت، ایک اچھی زندگی دینی ہے تاکہ آگے بڑا ہو کر اسے تمام سے کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے، کسی نہ کسی یہ احساس کمتری کا شکار ہو کے معاشرے میں کسی نقصان کا باعث نہ بن جائے، معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر پروان نہ چڑھ جائیں. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ایک چھوٹی سی عمر میں اس کی اچھے کردار سازی، اچھی تربیت کرنا ہم
शुरू कर देंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद नाज़रीन इंतहा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़वातीन के हवाले से, की कामयाबी के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से ही हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, मुल्क की तरक्की को जब हम देखते हैं उसमें मर्द और औरत दोनों ही अपने बहुत अहम रोल प्ले करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम औरत की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, निस्फ से ज़ायद का हिस्सा जो है वो हमें, जिस तरह हम यूथ की कहते हैं कि 64% से ज़ायद हिस्सा हमारी यूथ है तो उन पे काम करने की ज़रूरत है, इसी तरह से जब हम ख़वातीन को देखते हैं तो हाफ से ज़्यादा जो है वो औरतों पर मुश्तमिल हमें हमारी आबादी जो है वो दिखाई देती है। लेकिन जब हम उनके रोल पे बात करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करते हैं, मर्द और औरत जब साथ नहीं चलेंगे तो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली आई थिंक पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें अपने मुल्क को खुशहाल बनाने की, तरक्की याफ्ता बनाने की, तो किस तरह से ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। क्या जिस तरह मर्दों को हर शोबे ज़िंदगी में मौक़े मिलते हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है, क्या उसी तरह से हमारी ख़वातीन के लिए भी, हमारी औरत को भी उस तरह से सराहा जाता है, उस तरह से मौक़े मिल रहे हैं, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, उन्हें आगे आने के मौक़े जो हैं वो मिल रहे हैं, या फिर उनकी तरक्की की राह में कोई रुकावट है? और अगर वो रुकावट है या रुकावटें हैं तो वो कौन सी हैं और किस तरह से उनको हल कर सकते हैं? उसका यकीनन हर चीज़ का सलूशन होता है। अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसका सलूशन ज़रूर होता है, लेकिन अगर उसका कोई हल नहीं है तो फिर हम उसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं। तो यही आज का हमारा बुनियादी टॉपिक होगा जनाब, कि हमारे मुल्क की जो तरक्की है, जो कौमी तरक्की, उसमें हमारी ख़वातीन क्या किरदार अदा करते हुए इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, और कितनी ज़रूरत है कि मज़ीद हम उन्हें अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, उनके राह में जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म करने की हम कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ना, तो वो यही है कि औरत और मर्द बराबर, इक्वल इस वक्त अगर हम उन्हें करार दें तो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है। जनाब, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मोहतबर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं। ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं कि किसी भी शोबे ज़िंदगी को ले लें, कहीं भी किसी भी इदारे में ले लें, चाहे वो एंकरिंग मीडिया फील्ड से ले लें, आप टीचिंग की फील्ड से ले लें, इंजीनियर देख लें, डॉक्टर्स देख लें, वकला देख लें, उसके अलावा अगर हम अपने फोर्सेस में आते हैं, आप फ़ौज में देख लें, आप पुलिस को देख लें, हर शोबे में आपको ख़वातीन जो हैं वो ज़रूर दिखाई देंगी। इसीलिए मैंने कहा कि मर्द और औरत आज के दौर में बराबर हैं, लेकिन बराबर की जब हम इक्वल होने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी पेशी है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की ये शख्सियत माशाल्लाह से एक ऐसे ही अदारे से वाबस्ता हैं, और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की एक बाहिम्मत खातून होने का, अगर मैं उन्हें एजाज़ दूँ तो ये गलत नहीं होगा। जनाब, हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर चकवाल हैं जी, कुरतुलैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया, और बहुत सारी ख़वातीन के लिए आज आप मोटिवेशन होंगी, उनके लिए एक रोल मॉडल साबित होंगी इंशाल्लाह। बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, सबसे पहले मैं आप ही से, आप ही के जर्नी, आप ही के लाइफ के हवाले से जानना चाहूँगी। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप डिफरेंट शोबे में जा सकती थी, वालिदैन के कुछ सपने होंगे, वो चाहते होंगे कि हमारी बेटी कुछ और, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या टीचर, किसी भी शोबे में जाए। तो आपकी ये लाइफ की जर्नी, ये शोबा आपने कैसे सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपने एड्रेस करने के लिए चूज़ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो सिविल सर्विस में आने का की बहुत सी रीज़न्स थी। इनिशियली तो कुछ चीज़ें आपकी फैमिली से आप में इनकलकेट होती हैं। मेरे फादर की विश थी, बट ही डिड नॉट इम्पोज हिज विश ऑन मी, ही मेड हिज विश my wish actually, and he transformed my personality the way he had envisioned that. तो वो accordingly when I was in my school, college, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रूम होती गई. Ultimately I thought that appearing in competition का कोई भी exam or joining the civil service of Pakistan is quite something which matches my personality. तो finally I ended here. ज़बरदस्त. कुछ प्रॉब्लम कहीं ऐसा लगा हो कि आगे चल के आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है being a woman?
نہیں, اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو ایز آئی آلریڈی مینشنڈ دے ور ویری سپورٹیو, رادر دے ور ویری پرو ایکٹیو ٹورڈز آر ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ. لیکن کبھی اس طرح کا کوئی پرابلم الحمدللہ میں نے فیس نہیں کیا. اینی تھنگ دیٹ آئی اسپائرڈ and I worked hard for that. Allah Ta'ala gave his blessings in that and ultimately I was able to achieve that. زبردست. اوورال اگر میں بات کروں ملک کی ترقی کو ہم دیکھتے ہیں یقیناً ہر انسان میں, آپ معاشرے کا ہر فرد چاہے گا کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اس میں اگر میں خواتین کے کردار کی بات کروں تو کیا سمجھتی ہیں کتنی ویلیو, کتنی اہمیت ہے ملک کی ترقی میں ہماری خواتین کا؟ اس بارے میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے. پاکستان کی اگر ہم صرف بات کر لیں تو پاکستان کی کریشن سے پہلے when Pakistan movement was in place, even at that time the role and importance of women in Pakistan movement was very much appreciated, recognized and acknowledged. And we look into the history, ہمیں بہت بیگم رانا لیاقت علی خان سے لے کر میڈم فاطمہ جناح اور بہت سی خواتین جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں اپنا کردار ادا کیا. تو پاکستان کی تو فاؤنڈیشن ہی خواتین کی ایکول کنٹریبیوشن کے ساتھ مارز وجود میں آئی ہے. بالکل. تو اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر ہم کہیں تو اس بارے میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ خواتین کو وداؤٹ میکنگ دیم این امپورٹنٹ پلر آف دا سوسائٹی, بیکاز پاکستان کی تو مور دین ہاف دا پاپولیشن کمپرائزز آف وومن. تو اگر ہم ان کو مین اسٹریم میں نہیں لے کے آئیں گے تو دیر از نو وے دیٹ پاکستان اور اینی ادر کنٹری کین فلرش. پاکستان میں تو اس کی بڑی پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو دا بیوروکریسی ٹو دا میڈیسن اینڈ اینی پروفیشن جس کی بھی آپ بات کر لیں, ویدر دیٹ از لا, ویدر دیٹ از بزنس, or whether that is any entrepreneurship, or whether that is the profession which is maybe flying میں یا کہیں پہ بھی خواتین اپنے آپ کو منوا رہی ہیں اور انہوں نے کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہنے دیا. یقیناً خواتین جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہے, اپنے آپ کو منوا رہی ہیں, یقیناً کہ وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. ایک خاتون ہونے کے ناطے چونکہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں, ناظرین کو بتا سکیں گی کہ خواتین کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی یا میجر رکاوٹ یا رکاوٹیں کون سی ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بہت ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں اس کے. ہمارے کچھ سوشل ایشوز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں بیکاز ہماری پاکستان کی میجر پاپولیشن رورل ایریا پر بیسڈ ہے. تو ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ جس میں بچیاں پروان چڑھتی ہیں, جس میں ان کی الٹیمیٹلی ایک شادی کر دینا ہی ان کی لائف کا الٹیمیٹ گول سمجھا جاتا ہے. تو ایجوکیشن کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا اور ان کو کریئر کاؤنسلنگ کی اور کریئر اپرچونٹیز کی اورینٹیشن ہی نہیں دی جاتی ہے. تو اگر ہم سوشل اینگل سے دیکھیں تو اس میں لیک آف اویئرنیس بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا ایک بہت ایگریرین یا ٹپیکل مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس میں رکاوٹ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ اکنامک ریزنز, پاورٹی از ون آف دا میجر ڈیفائننگ فیکٹر کہ پیرنٹس بعض دفعہ ڈسپائٹ آل دیئر ویمز, ڈیزائرز اینڈ وشز they remain unable to get their children educated, sending them to good educational institutions. تو economic reason بھی ہو سکتی ہے. It depends and it varies from area to area, but پاکستان میں mainly یہ دو reasons ہیں جو کہ خواتین کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو کس طرح کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم دور کیسے کریں, یہ جو آپ نے دو میجر رکاوٹ بتائی ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاورٹی کا ایک ویشیس سائیکل ہے, وی نیڈ ٹو بریک دیٹ. جیسے اگر کوئی پور ہے تو وہ آبویسلی ایجوکیشن نہیں ہوگی, اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ نہیں ہوگی, اینڈ اف دیر از نو امپلائمنٹ دین الٹیمیٹلی اگین پاورٹی. تو ہمیں اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے اور اس کو بریک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں میں کہ ایجوکیشن ایک بہت فنڈامنٹلی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ وچ شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو everybody irrespective of the gender. And getting a woman just اس کو groom کر کے بڑا کر کے اور اس کو ایک defining age پہ لے جا کر شادی کر دینا should not be the ultimate goal in life. It is a very important part of a woman's life, of any individual's life. I'm not undermining the aspect, but I'm just saying that making that the ultimate purpose is something which is which needs to be addressed. لڑکیوں کو, بیٹیوں کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھائیں اور ان کو پڑھانے کے بعد جب وہ اپنے
पैरों पर खड़ी हो जाएं, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, किसी पर वो बर्डन ना हो और किसी की लाइबिलिटी ना हो, then you get them married and you make them settled in life, they would do wonders. वही सो कॉल सोच के बस बच्ची क्या इसको पढ़ा लिखा के क्या करना है, दूसरे घर जाके से शादी करके बच्ची संभाल लें। जी जी बिल्कुल, this mindset needs to be changed. Yes. इसके अलावा मुझे बताएं कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अगर हम चूँकि ख़वातीन की बात करें, एम्पावर कर रहे हैं, निस्फ़ से ज़ायद जो है वो हमारी ख़वातीन हैं, तो क्या जिस तरह मर्दों को मौक़े मिलते हैं, क्या ख़वातीन के लिए भी उसी तरह से सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही? I think Pakistan is now adopting such ways in which women are also provided almost similar kinds of opportunities that men are getting. हमारे जितने भी educational institutions हैं, उनमें merit based admissions होते हैं. If a woman comes on merit, तो उसको सिर्फ इस वजह से merit से तो हटाया नहीं जा सकता कि वो एक खातून है. और ख़वातीन चूँकि बच्चियाँ ज़्यादा प्रूव हो गया है, अब तो स्टैटिस्टिकली भी डेटा पाकिस्तान का लिटरेसी रेट का अगर आप उठा के देख लें और एनरोलमेंट की रेशो देख लें, लड़कियां ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ भी रही हैं और मेरिट पर आ भी रही हैं और उनकी एडमिशन्स भी मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो कि एक पॉलिसी लेवल पे उनको दी जा रही हैं. बट आई वुड अगेन से कि वो पेरेंट्स की भी एक बहुत ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि वो इस एस्पेक्ट को कितना इनकरेज करते हैं. कल ही मेरे कोलीग से बात हो रही थी जो कि बिजनेसमैन है, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ी सुन के बात खुशी हुई. उन्होंने कहा कि मेरे पास जो ज़्यादातर स्टाफ है वो ख़वातीन का है. जी, मैं रीज़न पूछी क्यों, उन्होंने कहा भी एक औरत को काम के सिलसिले में जो भी गोल दिया जाता है वो जब तक 100% पुट नहीं करती, अचीव नहीं कर लेती, वो सुकून से नहीं बैठती है. वो बड़े दिल लगा के, मन लगा के काम करती हैं. इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा स्टाफ ख़वातीन का रखा हुआ है. तो मुझे बड़ा एक प्राउड सा फील हुआ कि वाकई ये चीज़ है. मज़ीद भी करो तो हम आपसे बात करते, एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद मज़ीद नाज़रीन अपनी मौजूद शख्सियत से हम बहुत कुछ जानेंगे. चूँकि ऐसी ख़वातीन से बात करना, उनके लाइफ के बारे में जानना, आपको आगाह करना कि किस तरह आप बीइंग अ वुमेन इस सोसाइटी में जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार जो है वो किस तरह से अदा कर सकते हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे. लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करें, जो ना मुल्क की तरक्की की बात हो रही है, लेकिन उसमें हमारी ख़वातीन का किरदार वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नो डाउट हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी हर लिहाज से अपनी एक हैसियत रखती हैं, एक पहचान रखती हैं और हर शोबा ज़िंदगी में अपने आप को मनवाते हुए हमें दिखाई दे रही है. तो ऐसी ही एक एग्जाम्पल, ऐसे ही एक मौजूद शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने यकीनन ये एजाज़ अपने नाम किया है कि वो मुल्क पाकिस्तान की एक बेटी और ना ही अपने सिर्फ माँ बाप का नाम, उनका सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि इस मुल्क का नाम भी रोशन किया और एक कामयाब पोस्ट भी हैं. खुद मैं आपसे जानना चाहूँगी, यकीनन हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि चले मर्दों की बात करते रहते हैं, वो तो फील्ड में किसी न किसी पोस्ट पे होके उन्हें स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, लेकिन औरत को सिन्फ़ नाजुक कहा जाता है. तो वो जब ऐसे किसी पोस्ट पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर किसी पोस्ट पे हो, तो फैमिली की तरफ से जब देखें, क्योंकि उसकी भी यकीनन फैमिली है, उसके रिश्तेदार हैं, तो किस तरह के मसाइल का कोई सामना करना पड़ जाता है? देखिए, फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता. एंड इफ़ अ वुमन, इफ़ शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो एंड अ मदर ऑल्सो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें एड अप हो जाती हैं. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन जब भी कोई किसी प्रोफेशन में एक्सेल करती हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, that does not relieve them from the responsibilities that they have at the domestic front. Like if I am whatever I am, but that does not relieve me from being a wife or from being a mother. and लोग समझते होंगे कि बस वो जी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बन गई, अब तो ये घर के काम नहीं करती. हाँ जी, नहीं, ऐसा नहीं होता. बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनकी माँ ही होती है. उनके लिए वो उसका वो नहीं हो सकता. तो वो एक आपको बहुत बैलेंस के साथ लाइफ को लेके चलना होता है. एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस, मैंने खुद भी ये देखा है और अपनी कलीग्स में भी ये बात ऑब्जर्व की है कि वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं, दे आर बेटर मैनेजर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे नो कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अपने ऑफिस पहुंचना है. बच्चों को भी उन्होंने स्कूल टाइम पर पहुंचाना है. तो जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दे मेक देम मोर एक्टिव एंड मोर स्मार्ट वाइल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ लाइफ. तो वो एक अच्छी मैनेजर के तौर पर चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग लाइफ. जितना बेहतर आप ये सारा जो है इसको मैनेज कर लेंगे, उतना इजीली चीज़ें मैनेज होती हैं. बच्चों को क्या कभी बच्चों को ऐसा फील हुआ है कि उनकी वालिदा डिप्टी कमिश्नर है, कुछ
समथिंग डिफरेंट संभालना, ये उनका एटीट्यूड? They take pride in this feeling that their mother is something, obviously, and that is a very good feeling to them also and to me as well. But at the same time, उनकी education, उनका खाना पीना, उनका properly सोना, उनके school की PTMs और उनकी बाकी सारी curricular and extracurricular activities, they go side by side and they are very much important. आई थिंक प्रायोरिटी नंबर 1 आपकी होती है बच्चे और यानी कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई खातून है तो वो जनाब घर में हाउस वाइफ ही है। हाँ जी बिल्कुल, घर में वो घर में वो आम इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका चूँकि ताल्लुक चकवाल से है, वहाँ पे अपना ये जिम्मेदारी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, तो एक रूरल एरिया है, तो एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे कैसा है? देखिए बहुत अच्छा, आई हैव दिस ऑनर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डेप्टी कमिश्नर इन चकवाल ऑल्सो। इनिशियली आई ऑल्सो हैड दिस फीलिंग मे बी पीपल वुड बी यू नो अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट वाइल डीलिंग विद द वुमेन, बट इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अदरवाइज। चकवाल के लोग जनरली दे आर वेरी ओवरवेलमिंग और बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं वो इस ऑफिस के साथ, बिकॉज वी आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उनका गवर्नमेंट के ऑफिस में आना और गवर्नमेंट के ऑफिस में आकर अपने मसाइल को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाना, ख़ास तौर पर मैं ये बात करूँगी कि ख़वातीन बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं जिन्होंने जनरली कभी डीसी का नाम भी नहीं सुना होता था, व्हाट टू टॉक ऑफ वॉकिंग इनटू द डीसीज ऑफिस। दे नाउ फ्रीली कम टू मी एंड दे शेयर ऑल देयर इश्यूज़ विद देम। बल्कि बाज़ दफ़ा तो मैं ये देखती हूँ कि ऐसे इश्यूज़ हैरेसमेंट के और इवन अदरवाइज भी जो कि वो मैं समझती हूँ कि अगर कोई मेल ऑफिसर उनके सामने होता तो मे बी वो इतना ओपन होकर उनको एक्सप्लेन ना कर पा रही होती। हाँ जी, तो दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग फाइन सो फार। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग या ऐसी कुछ चीज़ जो आपके अभी तक की सर्विस में आपको फेस करनी पड़ी हो या फील हो जो कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करना मुनासिब समझती हो? हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पब्लिक डीलिंग की होती हैं। वी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर करियर एज असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर हम जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे सामने आते रहते हैं। हमें वो बाज़ दफ़ा इशू बहुत छोटा लगता है, लेकिन किसी इंसान के लिए उसकी मुर्गी का गुम हो जाना या किसी गांव के लोगों के लिए उनकी भैंस चोरी हो जाना एक बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज वो उनकी प्रॉपर्टी है और वो दे हैव इन्वेस्टेड इन दैट एंड दे आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे हुए जिनको आउट ऑफ माई इनोसेंस आप कह सकते हैं। इनिशियली आई अंडर एस्टिमेटेड देम बट लेटर आई रियलाइज्ड these are the ground realities of our people and ground realities of life which we need to address, and we will only be able to address them if we will be able to feel them and relate to them also. ओवरऑल चूँकि रूटीन ऐसी है, फील्ड ऐसी है, बाज़ दफ़ा अपने लिए वक्त नहीं मिलता, तो इस अपने लिए वक्त निकालना, मी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कैसे मैनेज करना, अपनी हेल्थ, डाइट, रेस्ट? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल के दौर में, बिकॉज ऑफिसेस जो है वो 9 to 5 अब वर्क नहीं करते, दे आर ऑलवेज ऑन बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप एंड ऑल द गैजेट्स एंड द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, वी ऑलवेज रिमेन ऑन टोज, जिसकी वजह से आपके स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होते हैं, आपकी डाइट भी उसकी वजह से अफेक्ट होती है। बट आई थिंक आपको एक डेलिब्रेट और पर्पसली इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। यू एक्चुअली हैव टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट कि आपने प्रॉपर डाइट लेनी है। मैं नॉर्मली जो वो मी टाइम की जहाँ तक बात है, आई लाइक स्पेंडिंग मी टाइम विद माई चिल्ड्रन। आई जस्ट सिट विद देम, आई टॉक टू देम, उनसे मैं बातें कर लेती हूँ। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, एक्सक्लूसिव टाइम मिलता है, कुक समथिंग फॉर माई फैमिली, दैट आई लव टू डू। क्लीनिंग का मुझे बहुत शौक़ है, सफाई की बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि मुझे वो घर की मेंटेनेंस और उसकी अपकीप, यानी इतना वक्त मिल जाता है मिल जाता भी है और निकालना पड़ता, आपको मैनेज करना पड़ता है। मैं यही बात इनिशियली भी मैंने कही कि वर्किंग वुमेन आर गुड मैनेजर्स बेसिकली, क्योंकि वो अपने घर को भी प्रॉपरली मैनेज कर रही होती हैं, अपने ऑफिसेस को भी कर रही होती हैं। एंड आई थिंक जो आपकी एजुकेशन है, आपकी ग्रूमिंग है या कोई भी करियर पाथ जो आपने चूज़ किया है, अगर वो आपके घर से, आपके बच्चों से, आपकी पर्सनालिटी से भी रिफ्लेक्ट नहीं होता तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़।
آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں دے شوڈ الٹیمیٹلی کمبینیٹ جو کہ آپ کے ارد گرد سب کچھ ہے. آپ کا آفس ہو سکتا ہے, آپ کے آفس کا اسٹاف ہے, آپ کا ان کے ساتھ رویہ ہے, آپ کے گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ کے ایوری تھنگ وچ از سراؤنڈنگ یو شوڈ بی اپ ٹو اے سرٹن لیول. جی اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیے ایسی خواتین بچیاں کہ ہر انسان کا ایک سپنا ہوتا ہے, کیونکہ خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں, لیکن ان کو پورا کرنا, ان کی تعبیر تک پہنچنا, مکمل کرنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو جو کوئی بچی آپ جیسا بننا چاہتی ہے, سپنا دیکھ رہی ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کن بیسک پوائنٹس کو, کن بیسک اصولوں کو اسے فالو کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ پرٹیکولرلی سی ایس ایس سے ریلیٹڈ آپ کویشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, نہیں بالکل, میرا خیال ہے کہ کسی بھی لڑکی کو یہ سپنا ضرور دیکھنا چاہیے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں, سپنا ایک ایسی چیز ہے جس کے دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہ اس کے پورا کرنے کے لیے جو اس کے ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ان میں آپ کی ہارڈ ورک ہے, آپ کی بہت کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے, آپ فوکسڈ ہو کر کام کریں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس پرٹیکولر ایگزام کی ہی اگر دیکھ لی جائیں تو اب تو اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے, انسٹیٹیوشنز بن چکے ہیں اور ادروائز بھی, کہ آپ اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کے اس ایگزام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی اسمارٹلی اسٹڈی کریں, فوکسڈ ہو کر اسٹڈی کریں اور کنسسٹنٹلی پڑھیں. آئی مین یہ جو ایک دن پڑھا پھر 3-4 دن آپ نے چیزوں کو جسٹ یو ignore certain things and you keep yourself involved, engaged in other activities, وہ نہیں, ذرا تھوڑا فوکس ہو کر چیزوں کے اندر انوالو ہو کر پڑھائی کو اپنی پرائیورٹی نمبر 1 بنانے کے بعد سپنا انشاءاللہ پورا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر میں اوور آل تھوڑا سا بات کرنا چاہوں, پھر ہم پاکستان کی ترقی پہ ہی آ رہے ہیں کہ اس میں خواتین کا جو, اگر ہم دیکھیں جی ڈی پی پاکستان کی, جو اس میں خواتین کا کیا کردار ہے, کتنا اہم رول پلے کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ خواتین آلموسٹ ہر جو سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ کسی بھی پروفیشن کو لے لیں آپ, ایون ہمارے ایگریرین سسٹم یا ایگریرین کلچر کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی خواتین بالکل دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو اے ویری جنرس ایکسٹینٹ. ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان وڈ ایور بی ایبل ٹو کراس certain requirements which are required for a good GDP growth. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ جناب یہ کلیئر ہے کہ اگر ہم خواتین کو ساتھ دے کر نہیں چلیں گے تو ہم جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات کر رہے ہیں وہ پھر ممکن نہیں ہو سکے گا. تو ضروری ہے کہ ہم جس طرح مردوں کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, ان کے لیے مواقع کریٹ کرتے ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ کی جاتی ہے, اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہوں, انہیں ساتھ لے کے چلے تو یقیناً وہ ترقی اور خوشحالی ہمارا جو ملک ہے اس راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. مزید بھی ہم اپنے معزز مہمان سے کچھ انٹرسٹنگ سوال کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا سیکنڈ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہماری خواتین کا کیا کردار ہے, کیا رول پلے کر رہی ہیں, کس طرح سے انہیں امپاور کر سکتے ہیں, اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. اور ایک ایسے ہی ایگزامپل ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہماری بہت ہی معزز مہمان کرت ہمارے ساتھ ہے, جو کہ ڈپٹی کمشنر چکوال ہیں. کرت, آپ کے لائف پہ تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ کچھ چیزیں جاننا چاہوں گی, یقیناً ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایک پوسٹ پہ پہنچ کے اس کا لائف سٹائل کیسا ہو جاتا ہے, کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں. کچھ اس طرح کے کامن کویسچنس سب کے مائنڈ میں ہوتے ہیں. تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے جب کوئی بڑی کسی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے شوق, اس کا لائف سٹائل بھی اسی کے مطابق ہو جاتا ہے, جبکہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ رہتا ہے, وہ نٹکھٹا سا شرارتی سا بچہ کہیں نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے ثابت مسور کی دال, براؤن والی, اور ود بوائلڈ رائس. دیٹ از مائی موسٹ فیوریٹ, جو میں کبھی بھی کسی بھی وقت کھا سکتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ ایوری تھنگ آئی تھنک آئی لائک ٹو ایٹ ایوری تھنگ. آلو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ارے کیا بات ہے, اینی تھنگ وچ از میڈ آف آلو آئی لو ٹو ایٹ دیٹ. کلیئر کر لیں مائنڈ, یہ نہیں کہ آپ کسی پوسٹ پہ پہنچ گئے تو آپ کے کھانے بھی پھر بڑے ہو جاتے ہیں. دل اور شوق اور پسند جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی, سب سے اچھا کیا پکا لیتی ہیں؟ میں بریانی بہت اچھی بناتی ہوں اور پراٹھا اچھا بناتی ہوں. مارننگ شو میں کوکنگ سیگمنٹ رکھنا چاہیے تھا, ان سے پراٹھے پکوانے چاہیے تھے اور بریانی بنانی چاہیے تھی. جی, کوکنگ از آئی تھنک آئی وڈ سے کہ میں نے اس کو سیکھا بھی باقاعدہ. اچھا, جب شروع میں جب جیسے ایف ایس سی کا ایگزام دینے کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں یا میٹرک کے ایگزام کے بعد, تو آئی یوٹیلائز دیٹ ٹائم ان لرننگ چائنیز کوکنگ. وہ میں نے کورسز وغیرہ کیے, تو cooking is something very close to my heart. I think I can cook anything.
एक्सेप्ट फॉर वेरी कोई बहुत मुश्किल चीज़ हो तो शायद मैं ना बना सकूं, लेकिन जनरली मैं बहुत शौक से भी बनाती हूँ और आई थिंक अच्छा भी बना लेती हूँ। यानी कि किसी दिन हमें कुकिंग सेगमेंट रखना चाहिए और आपको बुलाना चाहिए ताकि आप हमें लाइव कुछ पका के खिलाएं, नाज़रीन को नज़र आए कि हाँ भी वाकई डिप्टी कमिश्नर जो है वो खाना बनाना जानती है घर संभाल लेती है, सिर्फ मुल्क को या सोसाइटी को नहीं संभाल रही है। चकवाल में अब तक क्या डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ के कुछ हालात की बात करें तो किस हद तक बेहतरी आई है? देखिए चकवाल में मैंने जो मेनली फोकस किया वो एजुकेशन पर और हेल्थ पर किया है। बाकी भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम ओवरऑल देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द हॉस्पिटल्स, वेदर दे आर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और हमारे पास एक DHQ है चकवाल में, ठीक है, उनकी जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर आई हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सी अच्छी चेंजेस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स फीडबैक, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और हमारे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल इज़ नाउ आउटशाइनिंग इन द प्रोविंस। और सेकेंडली एजुकेशन, हाँ एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? देखिए चकवाल इज़ वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब जिसका लिटरेसी रेट बहुत हाई है, प्रॉबेबली द हाईएस्ट इन द एंटायर प्रोविंस। हमारे पास 87% है लिटरेसी रेट, तो वो जो एक अर्ज एंड डिज़ायर ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ ऑलरेडी देयर। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इन अ वेरी गुड शेप और बहुत हिस्टोरिकली रिच इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो कि पार्टीशन से पहले बनाए गए, तो उनकी अपकीप और मेंटेनेंस के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया। फिर स्कूल्स में, गवर्नमेंट के स्कूल्स में आई इंट्रोड्यूस्ड द कल्चर ऑफ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स दीज डेज, जिसकी वजह से वो एक पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो गैप था दैट हैज़ बीन ब्रिज्ड नाउ, विच वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट अर्लियर इन प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स। और इसी तरह से बुक रिव्यूज़ का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट करवाया, लाइब्रेरी से बुक लेकर बच्चे किताबों के रिव्यूज़ लिखते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वो बड़े अच्छे रिव्यूज़ लिखकर मेरे पास ऑफिस में भी लेके आते हैं एंड दे शो मी, हमने इस बुक को पढ़ा और फिर हमने उसके बारे में ये लिखा, विच गिव्स अ वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी इनकरेजिंग फीलिंग। एक मेरी डिज़ायर थी कि मैं अपने इस टेन्योर में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू डू दैट। क्या बात, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है विच वुड केटर फॉर ऑल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ चकवाल एंड इन द सराउंडिंग्स ऑफ चकवाल एज वेल। वो एक अच्छी चीज़ है। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी को मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ, इनकरेज करती हूँ कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में आकर कंट्रीब्यूट करें, जिसका नतीजा ये है कि मोर देन 7-8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ चकवाल प्योरली थ्रू फिलैंथ्रोपी। लोगों ने बहुत ओवरवेलमिंगली उनमें कंट्रीब्यूट किया और दैट इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स यू नो real happiness to me, bringing a difference in the lives of the people। और एक बहुत important चीज़ जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि एक image building होती है किसी भी institution की, जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि लोग समझते थे कि DC ऑफिस में जाना एक बहुत बड़ी बात है या वो एक शजरे ममनुआ है या आप वहाँ पर जाएंगे तो कोई आपको मिलेगा नहीं एंड यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड और यू नीड सम कनेक्शन टू बी देयर। जो माइंडसेट बन चुका था एग्जैक्टली, आई हैव ट्राइड टू चेंज दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट आल्सो। DC ऑफिस चकवाल इज अ होम टू एवरीबडी हु लिव्स इन चकवाल, इट्स अ सेकंड होम फॉर देम एंड दे कंफर्टेबली वॉक इन, उनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे भी अच्छा लगता है और ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगता है। यकीनन आपकी जो जिम्मेदारी, जो फ़राइज़ है, अगर आप वो बाखूबी तरीके से ये अंजाम दें तो लोग यकीनन उसको रिगार्ड करते हैं। आगे कुछ फर्दर कुछ ऐसे गोल्स हों चकवाल सिटी को लेके, वहाँ पे कुछ मज़ीद आपने सोचा हो? मेरा ये प्लान है कि मैं चकवाल के किसी स्कूल्स को फर्दर इन्हांस कर सकूँ, उनमें बेटरमेंट लेकर आऊँ, जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं जो अट्रैक्ट करती हैं पब्लिक को एंड दे लाइक एंड वी लाइक टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू द प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स। हम उनको विद अ वेरी मिनिमल इंटरवेंशन हम अपने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेकेंडली चकवाल इज़ वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब विच इज़ वेरी रिच फॉर टूरिज़म एज वेल। हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत लेक्स हैं, हिस्टोरिकली उसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो कटास राज इज़ यू नो मोर देन 5000 ईयर्स की उसकी हिस्ट्री है और इट्स एन इंटरनेशनल टूरिस्ट एरिया। तो किसी एक दो लेक्स को बहुत अच्छे मॉडल के ऊपर टूरिस्ट स्पॉट बनाना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन दैट आई वुड लाइक टू अचीव। उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस पीपल ऑल्सो।
and that would bring more economy to the district, that would introduce and bring a better image as well as reputation to the area. इंशाल्लाह आप चूँकि यकीनन जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, तो कोई ऐसे टिप्स बताएं, कोई ऐसा पैगाम दें हमारी उन ख़वातीन के लिए जो कि इस मुल्क की तरक्की में किसी भी फील्ड में जाना चाहती हूँ, किसी भी शोबे में जाना चाहती हूँ, उसमें वो कामयाबी हासिल कर सके। कहीं रुकावट आती भी है तो कोई ऐसे पॉइंट आपके उनके माइंड में रहें जिसको इस पर वो काम करते हुए उस रुकावट को दूर कर सकें। देखिए, मैंने ये देखा है कि ये जितनी भी गेम है लाइफ में, किसी चीज़ को विन करने की या किसी चीज़ को लूज़ करने की, वो सब दिमाग के अंदर होती है, दिमाग से शुरू होती है। Any battle that you win in the battlefield, you first win that in your brain, in your mind. तो आपने अपना जो भी कोई ऑब्जेक्टिव लाइफ में डिफाइन किया है या किसी किस्म की कोई भी आपकी ख्वाहिश है, उसमें इफ्स एंड बट्स को ना आने दें। ये ना सोचें कि ये इस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी या इसमें वो चीज़ रुकावट बन सकती है। जस्ट ट्राई एंड गिव योर बेस्ट इनटू दैट। आप अगर उसके ऊपर लगे रहेंगे नेक नीयत होकर, आई थिंक देयर इज़ नथिंग इन दिस लाइफ दैट यू वोंट बी एबल टू अचीव। एवरीथिंग इज़ डेस्टिनीड फॉर अस। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही ये कायनात बनाई है और इसकी अंदर जितनी भी एनिमिटीज़ हैं और जो कुछ भी है वो हमारी डिस्पोजल पर है। बिल्कुल ऐसे हमने ही उसको स्पीयर हेड करना है। प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम खुद गिव अप कर देते हैं। अगर ख़वातीन इसको गिव अप ना करें और अपनी कोशिश और अपनी मेहनत को जारी रखें, अपने रोल को सोसाइटी में पहचानते हुए, अगर आप एक माँ हैं तो कभी भी अपने माँ होने को सेकंड प्रायोरिटी पे ना लेकर जाइए, उसको अपनी उतने ही इम्पोर्टेंस दें जितने की उसकी रिक्वायरमेंट है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा माइल वॉक तो करनी पड़ेगी लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी द विनर। और ये ख़वातीन को एक चैलेंज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट हैपन्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिजिनस हैं, जो कि बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ जेंडर हमें मैनेज करनी होती हैं, तो हमने उनको मैनेज करना है। हमने उनके सामने सरेंडर नहीं कर देना और हमने ना ही उनको अपने लिए इतनी बड़ी कोई हरकुलियन टास्क नहीं बना देना। अगर हम कोशिश करते रहेंगे वी विल बी एबल टू कॉन्कर दैट। एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच कुरतुलैन साहब, आपने वक्त दिया, इतनी अहम ये खूबसूरत डिस्कशन हुई, मालूमात शेयर हुई। यकीनन नाज़रीन, इस तरह की जो ख़वातीन हैं वो हम सब के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। और बहुत अच्छी इन्होंने बात की, हमें गिव अप नहीं करना, हमें हार नहीं मानी और सबसे पहले अपने आप से जीतें। एक जो खौफ, एक डर हमारे अंदर होता है, सबसे पहले हमने उसे हराना है। अगर अपने उस खौफ को, उस डर को हमने हरा दिया तो बाकी जो हमारे सामने मुश्किलात, जो रुकावटें, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कुछ भी नहीं होंगे। सबसे पहले हम अपने आप से हार जाते हैं। हमारे अंदर एक खौफ, एक डर जो है वो बैठ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकूंगी, मैं मुआशरे में कैसे सर्वाइव करूंगी, मैं लोगों का कैसे सामना करूंगी, ये बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, मैं किस तरह उनको फेस करूंगी, मैं मैनेज नहीं कर सकती। यानी इस तरह की बहुत सारी एक्सक्यूजेस, डर है एक किस्म का। तो अगर ये आप अपने अंदर से ख़त्म कर दें या इससे आप जीत जाएं, लड़ें इससे, तो हर कामयाबी किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में हो, यकीनन वो आप हासिल कर सकती हैं। औरत में इतना टैलेंट, इतनी सलाहियत मौजूद है, ये आप सब जानते हैं और हर फील्ड में, हर शोबे में आप देख सकते हैं। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में भी आपने देखा है कि अगर कुरतुलैन डिप्टी कमिश्नर बन सकती हैं तो इस जैसी और बहुत सारी बेटियाँ हैं, अगर वो इस बात पे कायम रहें कि मैंने अचीव करना है अपना गोल, मैंने एक मकाम पे पहुंचना है, तो यकीनन वो पहुंच सकती हैं। तो अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल जारी रखें, डर खौफ को बाय बाय करें और अपनी जो कामयाबियां, जो अचीवमेंट है वो हासिल करें। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।